नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। बिहार में एसआईआर चल रहा है। आपको पता है कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है और इस गहन पुनरीक्षण में जो चुनाव आयोग का जो बयान है उसके अनुसार और जो विभिन्न मीडिया हाउसेज के द्वारा जिस प्रकार की रिपोर्टिंग की जा रही है उससे जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि बिहार के मतदाता सूची में बहुत सारे ऐसे नाम शामिल हुए जिनका कि भारत से संबंध नहीं रहा है, वो विदेशी नागरिक है। बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, म्यांमार से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग हैं, म्यांमार के रोहिंग्या हैं, यहाँ तक कि नेपाल के नागरिकों का नाम भी भारत की मतदाता सूची में शामिल है और उसी को निकालने की चर्चा चल रही है, ये चुनाव आयोग का कहना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो सब के सब संविधान सम्मत है और चुनाव आयोग पर हमें कोई हमला नहीं करना चाहिए कि चूंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, इस पर कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को इसके एक्शन पे कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तीसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार में तेजस्वी यादव, अभी पता है आपको विधानसभा का सत्र चल रहा है, अंतिम सत्र है बिहार विधानसभा का, ये मानसून सत्र। इसके बाद बिहार विधानसभा का कोई सत्र नहीं होना है और चूंकि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 23 नवंबर तक विधानसभा गठित हो जानी है, जिसके आधार पर फिर एक नई सरकार बिहार में शपथ लेगी। इन सब परिस्थितियों में आज भी हमने देखा कि बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामा इसलिए हुआ है कि तेजस्वी यादव और विपक्ष का आरोप है कि बिहार माने चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बन गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बिहार में बहुत बड़ी आबादी का मतदाता सूची से नाम हटाने का प्रयास कर रहा है। ये आरोप चुनाव आयोग पर जितने भी विपक्ष के दल है सब के सब लगा रहे हैं। राहुल गांधी लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस विश्लेषण में कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसका राजनीतिक पक्ष क्या है, इसका वास्तविक कानूनी पक्ष क्या है। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि इससे इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। एक तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चुनाव आयोग का जो पक्ष है, जैसा मैंने बताया आपको, चुनाव आयोग का यह मानना है कि बिहार की आबादी से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं, इसलिए इस बार जब चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है तो उसमें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया है। वैसे जब विपक्ष के कुछ लोग, विशेषकर अगर बिहार की संदर्भ में बात करें तो मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो खुद गए सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव आयोग से जरूर पूछा कि आप आधार को क्यों नहीं प्रूफ के रूप में मान रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा, अपने तर्क से ये बताया कि नहीं, हम केवल आधार को ही केवल आधार नहीं मान सकते, क्योंकि आधार का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में उससे कुछ हद तक संतुष्ट हुआ चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहा कि नहीं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो इसे विपक्ष अपनी जीत के रूप में देखता है। वही एक जो विपक्षी दल है उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहयोग से एक योजनाबद्ध ढंग से मतदाता सूची से एक बहुत बड़ी आबादी का नाम हटवाना चाहती है, चूंकि वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, इसलिए उनका नाम मतदाता सूची से भारतीय जनता पार्टी हटवाना चाहती है। ऐसा कहना है, मानना है विपक्षी दलों का कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को मतदाता सूची में से नाम कटवाना चाहती है, चूंकि वो भाजपा के वोटर नहीं है, वो विपक्ष के वोटर है। हर राजनीतिक दल का घोषित रूप से वैसे चर्चा तो करते हैं गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, लेकिन उनका इशारा समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो उनका इशारा स्पष्ट है कि उनका इशारा है मुस्लिम समुदाय के लिए।
अल्पसंख्यक समाज के लिए उनके तरफ उनका इशारा है। हाँ, बहाना बनाने के लिए या उसको एक अलग, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी उसको सांप्रदायिक रूप न दे सके, इसके लिए मुसलमानों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बात करते हैं विपक्ष के लोग। लेकिन सच्चाई सच्चाई कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती। तो ये सच्चाई छुप नहीं सकती। और संजोग ऐसा है कि जिस पिच पर बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विपक्ष बैटिंग कर रहा है, उसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बिहार का विधानसभा का चुनाव सांप्रदायिक हो जाए और गाहे बगाहे, जाने अनजाने विपक्ष भी कहीं ना कहीं मोहरा बनता जा रहा है। अगर हम इसके संदर्भ में अगर पृष्ठभूमि देखें तो पिछले कई चुनाव, अगर बिहार का अगर याद करें अगर हम, तो हमने देखा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद होता है चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना, और उसी ट्रैप में हर बार राष्ट्रीय जनता दल फंस जाती है और एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या होगा, और इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री निशीथ कुमार राणा जी। निशीथ जी, आपका कैमरा का एंगल जो है थोड़ा दिक्कत गड़बड़ हो गया है, आप उसको प्लीज सीधा कर लीजिए आप। ठीक है, आप आवाज जा रही है निशीथ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब सही, अरे सही था अभी। चलिए निशीथ जी से हम बात करते हैं। हाँ, निशीथ जी से हम बात करते हैं। तब तक मैं आपको बताऊं कि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यह विधानसभा का अंतिम सत्र है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, सब के सब हमलावर है। लेकिन एक बात मैं आज आपको, आपके ध्यान में निशीथ जी, एक और बात विषय आता है कि क्या इस प्रकार की परिस्थिति है कि अल्पसंख्यक वोटों के लिए कहीं ना कहीं प्रतियोगिता भी चल रही है कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच? क्या ऐसा भी कुछ दिख रहा है इस चुनाव में? तो ये कई सवाल है जिसका जवाब हम अपने राजनीतिक विश्लेषक से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक राजनीतिक विश्लेषक महोदय का कैमरा सही नहीं हो पाया है। अभी भी जो है कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण जो है वो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तब तक जब तक वो ठीक करते हैं। हाँ, अब ठीक है। दिक्कत हो रही है हाँ, अब सही है। हाँ निशीथ जी, सवाल सुन पाए आप? आपका डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, जब तक निशीथ जी ठीक करते हैं तब तक मैं आपको बताऊं। देखिए, ये सीधा 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 मामला जो है अभी वर्तमान पर जो परिस्थिति है उसमें आप देखेंगे गौर से, तो एकमात्र मुद्दा है ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव इसलिए भी अधिक हमलावर है क्योंकि अगर हम देखें अगर पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम को, तो लोकसभा चुनाव चूंकि अभी जस्ट साल भर पहले खत्म हुआ है, तो अगर उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसोलिडेशन जो होता है वो होता है सीमांचल में। सीमांचल में 4 जिले माने जाते हैं पूर्णिया प्रमंडल में, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। इन 4 जिलों का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था मित्रों, इस विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें, अगर इस परिणाम की समीक्षा करते हैं जब हम, तो हम ये क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि इस चुनाव में जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदर्शन था वो अपेक्षाकृत बहुत ही कमजोर था। 4 लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा चुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं, इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव का उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के दौरान हम देखें कि 4 लोकसभा सीटों पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज 2 सीट लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल और 2 सीट लड़ी थी कांग्रेस पार्टी। कटिहार और किशनगंज में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर, ये दोनों जीत गए। लेकिन आरजेडी का जो उम्मीदवार 2 जगह से था, पूर्णिया से और अररिया से, दोनों जगह हार गए। ठीक है, साथ ही अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करूं मैं, तो 2020 में गठबंधन था कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ। 24 सीटें हैं विधानसभा में, 24 में 11 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार थे, 11 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस 11 में 5 जीत जाती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 11 में मात्र 1 जीत पाती है। तो क्या यह भी एक कारण है कि तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं,
क्या उनकी प्रतिद्वंदिता कांग्रेस से है, राहुल गांधी से है? वो होड़ में फंसे हुए हैं कि शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, वो भी सीमांचल से आते हैं। जिस प्रकार से इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, हमने देखा कि लोकसभा में भी राहुल गांधी काफी आक्रामक है। तो क्या है ये मामला? निशित जी, आप समझाइए थोड़ा बेहतर। जी प्रदीप जी, अभी तो बिहार में एसआईआर की शुरुआत है और इतना हंगामा हो रहा है, चारों ओर हाय तौबा मचा हुआ है। और ये केवल बिहार तक नहीं रुकेगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में होगा, अन्य प्रांतों में होगा। 2026 में 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव होने जा रहा है। अभी बिहार से शुरुआत है गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, और इसमें हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन इस हाय तौबा मचाने के पीछे कौन लोग हैं, ये बात हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इस मतदाता पुनरीक्षण कार्य का विरोध कैसे लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये तो रूटीन वर्क है, अनेक प्रकार के पुनरीक्षण के कार्य होते हैं, उसमें से एसआईआर भी एक कदम है जो 2003 के बाद फिर ये 2025 में शुरुआत हुई है। और क्या मतदाता पुनरीक्षण कार्य नहीं होना चाहिए? अगर आप निष्पक्ष भाव से सोचें तो समयानुकूल जो ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी में चेंजिंग हुआ है, तो मतदाता में कुछ ना कुछ विसंगतियां तो समय के साथ आ जाती हैं। बहुत सारे लोग जो अब इस धरा पर नहीं रहे, स्वर्गलोक को चले गए। बहुत सारे लोग जो यहाँ से पलायन कर गए, तो वैसे लोगों का नाम हटना ये एक प्रक्रिया है। और जो कुछ नए मतदाता 18 वर्ष से ज्यादा आयु के हो गए, उनको मतदाता सूची में शामिल करना। और तीसरा, अगर वैसे मतदाता जो इस देश के नागरिक नहीं है, तो उनको मत देने का अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें कहां हाय तौबा मचाने की बात है? लेकिन विपक्षी दल के लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। इसका बिहार विधानसभा में चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। वो अपना जो है चुनावी फायदे के लिए और विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे जो मुख्य वजह है, मेरा सवाल सीधा है कि क्या वो वर्ग कौन सा है जिस वर्ग को तुष्ट करने के लिए इस पर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? तो ये तो स्पष्ट है ना। मैं जो बात कर रहा हूं, देखिए एसआईआर का मामला तो अब तो लगभग पूरा होने वाला है, ठीक है। एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पहली प्रक्रिया पूरी होने वाली है। लगभग चुनाव आयोग का यह बयान है कि लगभग 90% से ऊपर लोगों का उसने जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उसके केंद्र में कौन है? कौन ऐसा वर्ग है, जैसा मैंने कहा पहले कि वो माने विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करवाने की साजिश कर रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं। इस पर क्या है? नहीं प्रदीप जी, इसमें कहीं से जरा भी साजिश की बू नहीं आती, कोई साजिश नहीं है। और इसमें किसी को इतना जो है आक्रोशित होने की भी आवश्यकता नहीं। आप ये बताइए, जो इस देश के नागरिक नहीं है, क्या उनको मताधिकार मिलना चाहिए? अगर नहीं तो उसको मतदाता सूची से हटा नहीं। एक वर्ग तो इससे प्रभावित हो रहा है निश्चित रूप से। आप जो इशारा कर रहे हैं वो स्पष्ट है कि एक समुदाय के लोग, आखिर जो विदेशी नागरिक, कौन है विदेशी नागरिक? तो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं, बर्मा से, म्यांमार से, या जो अन्य देशों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ बस गए, यहाँ राशन कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बना लिए, वोटर कार्ड बना लिए, अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, और यहाँ के स्थानीय नेता उसमें सहयोग भी करते। तो वैसे लोगों का जब नाम कटेगा तो इससे प्रभावित कौन होगा? निशित जी, एक और फैक्ट है। एक और फैक्ट क्या है कि बिहार में या देश भर में कहिए, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा है क्योंकि बिहार पलायन से ग्रस्त राज्य है। तो बहुत सारे ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है जो कि बिहार में अब रह नहीं रहे हैं, वो दिल्ली में रह रहे हैं। नंबर एक तो उनका दिल्ली के मतदाता सूची में भी नाम है और बिहार के मतदाता सूची में भी नाम है। उनका
तो ऐसे लोगों का जो देश के कानून के अनुसार एक नागरिक का नाम जो भारतीय नागरिक है मतदाता सूची में अगर वयस्क है 18 वर्ष का हो चुका है तो कहीं देश में एक ही जगह मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जहां के मूल निवासी हैं और जहां आपका कार्यस्थल है, कर्मभूमि है और जन्मभूमि, दोनों जगह आपका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। यह भी एक कानूनी पक्ष है। तो इस पर भी चुनाव आयोग इस बार काम कर रही है। मैं ये दर्शकों के लिए बताऊं और आपको भी याद दिला रहा हूं केवल। तो देखिए इस चुनाव में जो SIR है, केवल संकट क्या है, देखिए विपक्ष भी अगर गौर से देखेंगे तो ठीक है, चुनाव है, चुनावी वर्ष है, मुद्दा बनाएगा ही, क्योंकि इस प्रकार का मुद्दा तो बीजेपी भी बनाया करती थी। याद होगा जब बीजेपी विपक्ष में थी, 2009 का लोकसभा चुनाव था, 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई चुनाव, तो बीजेपी ने भी जो है EVM को मुद्दा बनाया था, लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाया था। और इसी मुद्दे पर उस समय में जो लालकृष्ण आडवाणी के एक बहुत ही नजदीकी बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे सुधींद्र कुलकर्णी, उन्होंने एक किताब भी लिख दी थी। ठीक है, तो विपक्ष का तो एक तरह से होता है कि वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए विपक्ष मुद्दा बनाते हैं, ये बात सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल केवल टाइमिंग का उठ रहा है। टाइमिंग का यही काम अगर चुनाव आयोग 6 महीना पहले कर लिया रहता, ठीक है, तो लोगों आम जनता में, मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, आम जनता के अंदर राजनीतिक दल तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे आरोप हैं निशित जी जो विपक्ष लगा रहा है। वही जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी भी वही आरोप लगाया करती थी। आप याद कर लीजिए डॉलर आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। टाइमिंग एक जो है एक इशू बना हुआ है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए अगर 6 महीना पहले भी चुनाव आयोग ये कार्य करती तो उस समय भी हंगामा होता। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है टाइमिंग का। चुनाव आयोग अगर सक्षम है, अपने को समर्थ समझती है कि हम इतने समय में ये कार्य करा लेंगे, तो क्या जरूरी है कि 6 महीना पहले कराए। अब कुछ लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं कराए, इसका मतलब लोकसभा चुनाव में ये इसी मतदाता पर आपने चुनाव कराया तो वो गलत है। मतलब कि कोई ना कोई बहाना विपक्ष को चाहिए, कोई ना कोई बहाना विपक्ष को चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं निशित जी। मेरा इशारा दूसरी तरफ है, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं जनता के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं, बता रहा हूं कि देखिए जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो बीजेपी भी कई ऐसे मुद्दों को हवा दिया करती थी चुनावी लाभ के लिए, जिसका कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। विपक्ष ऐसा करता है। मैं जनता की दृष्टि से यह बात रख रहा हूं कि चुनाव आयोग जब एक संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर शक नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि लगे कि चुनाव आयोग कहीं से भी किसी भी राजनीति को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी अपना अभियान चला रही है। तो ये बात, लेकिन इस बार चूंकि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से मात्र 3 महीना पहले इस प्रकार का अभियान चलाया गया तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। इस मामले में विपक्ष भी बहुत दोषी नहीं कर सकता। विपक्ष का काम मैंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति है, करना ही है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बांग्लादेश कोई इशू नहीं है प्रदीप जी टाइमिंग का। टाइमिंग अगर 6 महीना पहले भी कराते तो भी विपक्ष यही बात उठाता। इसलिए चुनाव आयोग अगर अपने को सक्षम समझती है वो करा सकती है। 6 महीना पहले करा, उसी समय सरगर्मी शुरू हो जाता, उसी समय विरोध शुरू हो जाता, विरोध करने का ज्यादा अवसर मिल जाता, हंगामा करने का ज्यादा अवसर मिल जाता, अराजकता फैलाने का ज्यादा अवसर मिल जाता। ये चुनाव आयोग की बुद्धिमत्ता है कि वो चुनाव से ठीक 2 महीना 3 महीना पहले वो अपना काम कर रही है। और चूंकि ये लोग हंगामा इसलिए कर रहे हैं चूंकि उसी वोट की राजनीति पर इन लोगों की सत्ता की राजनीति तक वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली क्या है, एक समुदाय वर्ग के ही वोट कर निशित जी, ये विदेशी है, बाहरी है, और वो किसका वोट बैंक है, वो किसका वोट बैंक है।
आज तेजस्वी यादव ज्यादा आक्रोशित है, ज्यादा उग्र है, ज्यादा मुखर होकर के इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि मुस्लिम समुदाय का वोट, उनका जो कोर वोटर हुआ करता था, वो अब खिसकना शुरू हो गया है, वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का उनके साथ जो है गठबंधन है, लेकिन जहां जहां आरजेडी के कैंडिडेट होते हैं तो वहां पर मुस्लिम वोट पहले की तरह नहीं मिलता, और इसलिए उनका आपने जो आंकड़ा दिया कि सीमांचल में आरजेडी का सीट जो है और कांग्रेस से जो आपने तुलना किया, ये वास्तविकता है कि 100% एक समुदाय वर्ग का वोट कांग्रेस को जा रहा है, और माई समीकरण के तहत जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक सुरक्षित समझा जाता था आरजेडी के लिए, वो अब खिसक रहा है। और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, बाहरी शक्ति जो आकर के देश के अंदर विभाजनकारी तत्व हैं, वो यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, उसको संरक्षण देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करना ही होगा, और ये काम चुनाव आयोग कर रही है। तो इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल राजनीति में अपनी रोटी सेक रहे हैं। नहीं, ये देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए दोनों पक्ष है निश्चित जी। अगर ये चुनाव का समय नहीं होता तो हो सकता है विपक्ष को भी इसके लिए समझाया जा सकता था, इसके लाभ और इसके नुकसान के बारे में बताया जा सकता था। एक पक्ष है। दूसरा विपक्ष का क्या रोल है? नहीं प्रदीप जी, मेरी बात समझिए। विपक्ष अगर सकारात्मक होगा उसको आप समझा सकते हैं, लेकिन जो नकारात्मक विपक्ष है, जो हर मुद्दे पर विरोध करना ही अपना धर्म समझती है, वो जनता का हित नहीं देखती है, देश का हित नहीं देखती है, राष्ट्र सर्वोपरि इस बात को नहीं समझती है। आप उसको नहीं समझा सकते। आप 6 महीना पहले भी अगर ये काम करते तो भी इससे ज्यादा हंगामा होता। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं निश्चित जी। आप केवल 1 मिनट मुझे सुन लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर जिस तरह से विपक्ष इस प्रकार की गलती करता है तो विपक्ष को ही नुकसान होता है। क्यों होता है? जितनी बार अगर सांप्रदायिक आधार पर विपक्ष, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी मुसलमानों से अपना मतलब एक तरह से पक्ष लेती हुई दिखती है तो उसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि फायदा तो बीजेपी को ही हो जाता है। आज भी मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे को डील कर रहे हैं, उससे नुकसान आरजेडी को होना है, नुकसान कांग्रेस को होना है, फायदा बीजेपी का होगा। ये रही एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है नियत की। नियत तो मैंने कहा कि एक टाइमिंग का मामला है। दूसरा, आप बताइए कि आज अगर आप कहते हैं कि बीजेपी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कराना चाहती है मतदाता सूची से, क्या आप उसको देश की सीमा से बाहर कीजिए। किसने रोका है? 11 साल से आपके केंद्र में सरकार है बीजेपी की। 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इस 20 वर्ष में 17 वर्ष नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। जी प्रदीप जी, आप पहले आजादी के बाद एक मिनट केवल, कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार पहले बिहार में घुसाओ और फिर निकालो और उसके नाम पे राजनीति करो, इसके लिए है क्या? आपकी सीमा, आपकी कानून व्यवस्था ऐसी क्यों है कि आपके यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए 20 साल के अंदर में प्रतिदिन प्रवेश करते जा रहे हैं? म्यांमार के रोहिंग्या आ गए आपके यहाँ, नेपाल के नागरिक आपके यहाँ आ जाते हैं। आप कैसे सरकार चला रहे हैं भाई? ये तो आपका फेल्यूर है ना सरकार के रूप में। प्रदीप जी, ऐसा है कि आजादी के बाद से लगातार केवल कुछ वर्षों को छोड़ दे तो इस देश पर कांग्रेस का राज चलता रहा, और ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से है, बिहार में 2005 से मान लीजिए कि एनडीए की सरकार है, लेकिन उससे पहले ही विदेशी प्रभाव में लोग यहाँ, आज विदेशी नागरिक यहाँ पर घुसे हुए हैं, उसको आप अचानक तो नहीं निकाल सकते। सरकार कदम उठा रही है, एनआरसी लाया गया, उसका कितना विरोध झेलना पड़ा है। धीरे धीरे एक एक करके और उन सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए ना। ये रोहिंग्या जो आए हैं, छोड़िए बांग्लादेश घुसपैठ तो मान लीजिए 30 साल से चल रहा है, 1971 से चल रहा है, जो बांग्लादेश में जो मुक्ति संग्राम चला उस समय से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ रोहिंग्या जो बिहार में घुसे
या बंगाल में घुसे, किसके शासनकाल में घुसे? ये तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में घुसे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? सुनिए तो बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर में घुसपैठ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसके लिए भी 20 साल पहले, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं मान लिया उसको, लेकिन अभी भी जो लगातार जारी है घुसपैठ, चाहे वो रोहिंग्या का या बांग्लादेशी से घुसपैठियों का, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नहीं, विगत कुछ वर्षों में विदेशी घुसपैठ पर काफी नियंत्रण लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है। आप इतना धड़ल्ले से निश्चिंत होकर नहीं कह सकते हैं कि विदेशी लोग जो है सीमा पार करके और आसानी से देश के अंदर घुस जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं नहीं मानता। अभी कुछ वर्षों में इस पर काफी हद तक नियंत्रण लगाया गया है, और ये सब जो चल रहा है, अब मान लीजिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य गहन, तो ये सब एक तरह से उसे नियंत्रित करने का ही प्रयास है। निश्चित जी, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति चलाया करती थी। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आ गए ये लोग, तो वो घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति बंद। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के साथ रहते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शाखा जो है खोलने की अनुमति दिया किशनगंज में। बताइए उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है क्या? निश्चित रूप से जिम्मेवार है। मैं इसको एकदम से पाक साफ नहीं कह रहा हूं कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन बिहार में प्रदीप जी गठबंधन की सरकार है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कि आप उस पर तोहमत लगा दें। कुछ मजबूरियां होती है। नीतीश कुमार की अपनी रणनीति है। नीतीश कुमार को भी जो है कुछ मुस्लिम वोट हमेशा मिलता रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश जी भी रहे होंगे। उसके लिए जो है जदयू भी जो है दोषी रही होगी। लेकिन एकदम से भारतीय जनता पार्टी पर जो है ये आरोप कर देना कि पहले हम बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ विरोध में आंदोलन करते रहे और जब सरकार में आ गए तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ मजबूरियां होती है। हो सकता है जो है भारतीय जनता पार्टी भी कुछ हद तक इसके लिए दोषी हो, लेकिन अभी जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसका मैं समझता हूं किसी भी तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर विपक्ष विरोध कर रही है, नहीं, अगर विपक्ष विरोध कर रही है तो इसका ज्यादा फायदा एनडीए गठबंधन को ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। दो तरह से। एक तो निश्चित रूप से ये कार्य होगा, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोक नहीं लगाई है। फिर 28 तारीख को उसका सुनवाई होना है, उसका क्या निष्कर्ष आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगवाया है। और ये मतदाता पुनरीक्षण का जो गहन कार्य चल रहा है, आप देखेंगे कि कम से कम जो है 30 लाख 35 लाख वोटर घट जाएंगे। वह कैसे वोटर घटेंगे, किसका वोटर घटेंगे, ये बात तो एकदम से, इसीलिए बौखलाहट है विपक्ष में। दूसरा क्या होगा, जितना विरोध करेंगे विपक्ष, उतना हिंदू वोट का पोलराइजेशन होगा। जाति का जो समीकरण यहाँ है वो उतना ध्वस्त होगा, और दोनों तरह से फायदा एनडीए गठबंधन को होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही बात मैं कहना चाहता था ऋषि जी, जो आपने स्वीकार किया अंततः कि इसके लिए दोषी हर राजनीतिक दल है। राजनीतिक दलों का वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और इसमें कहावत है कि इस हमाम में सभी के सभी नंगे हैं। जहां तक बात सच्चाई की है, तो एक बात तय है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दूसरा, केवल दलगत राजनीति के फायदे के लिए हर मुद्दे को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। जो भी, और सच्चाई, जैसा निश्चित जी ने कहा कि कुछ लाख लोग, मैं तो मान रहा हूं कि अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग यहां पर गहन पुनरीक्षण करे तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोग मतदाता सूची से नाम हटेगा। क्यों हटेगा? उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार से पलायन, भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिहार के लगभग 20 से 25% आबादी बिहार के बाहर रहती है। 80 लाख परिवार बिहार से बाहर रह रहा है। कैसे वो मतदाता सूची में नाम उसका होता है लेकिन मतदान करने आते नहीं है? तो ऐसे मतदाताओं के लिए भी आने वाले दिनों में चुनाव आयोग तत्पर है।
आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसे हम कहते हैं ना कि ईमेल आईडी से आने वाले दिनों में लोग मतदान कर सकेंगे। आज तो विपक्ष ईवीएम पर ही सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगा, वैसे उसका भी नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है ईवीएम का, लेकिन अब हो रहा है कि अब आप घर बैठे मोबाइल से भी वोट कर पाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आपका अपना एक ईमेल आईडी होगा, आपका वोटर आईडी नंबर होगा और उस नंबर से आप अपने मोबाइल फोन से आपको बूथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने विधायकों, सांसदों, मुखिया वगैरह का चुनाव करने के लिए सक्षम होंगे। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हर राजनीतिक दल करता है। आज राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मूल मकसद था आज के इस डिबेट का कि क्या तेजस्वी यादव फिर वही गलती कर रहे हैं जो गलती पहले किया करते थे। गलती ये कि अपने आप को एक वर्ग का कह सकते हैं हितैषी साबित करने के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, अंततः उस बयानबाजियों का और जिस प्रकार का होड़ कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच हो रही है कि खुश किया जाए, उतना ही नहीं इस प्रतिद्वंदिता में कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी भी एआईएमआईएम शामिल हो गई है होड़ में कि हम कितना कड़ा से कड़ा बयान दे जिससे कि मुस्लिम मतदाताओं को तुष्ट किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके और उनके वोट को अपने दल के हक में प्रभावित किया जा सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा होड़ मचा है सेकुलर दलों में, तब फायदा भारतीय जनता पार्टी का ही हुआ है। ये इतिहास गवाह है। इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि विपक्ष के राजनीतिक दलों को भी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए किसी मुद्दे पर टिप्पणी करनी चाहिए जिससे कि राज्य में मतदान के समय में ध्रुवीकरण ना हो सके, न जाति के आधार पर हो, न धर्म के आधार पर हो, बल्कि मुद्दों के आधार पर अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर, राज्य के विकास के मुद्दों पर, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर चुनाव लड़े जाते हैं तो वह राज्य के हित में होगा, देश के हित में होगा। अगर इस प्रकार की बयानबाजियां होती है जहां पर कि समाज के किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए केवल मुद्दे को हवा दी जाती है, समाज के अंदर वैमनस्य फैलाया जाता है, तो फिर उसका नुकसान भी उस राजनीतिक दल को भोगना पड़ता है। इतिहास गवाह है 2-3 चुनावों का परिणाम और उसके आंकड़े इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बताने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक निशित कुमार राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशित जी। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर अपने राजनीतिक विश्लेषक निशित कुमार राणा जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।